नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो एमआरएस की नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जिन बच्चों का कमेंट आ रहा है कि कब वैकेंसी आएंगी, कुछ आइडिया बता दो। देखो अभी ट्वीट आपका किया गया है कि इतनी वैकेंसी आपकी आएंगी, ठीक है। फेज 2 मतलब आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो भी लगभग खत्म हो गया है। तो अगर आप आइडिया लेके चले तो 2 से 3 महीने में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तब तक आज अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जिनका भी जो वीक पॉइंट है या फिर जैसे क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासेस मैं इसीलिए दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ कि इस बार और अच्छे से करेंगे। और जैसे कि अभी क्लासेस आपकी अल्टरनेट डे पे रहेंगी जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिस आता है। क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऐसे कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट डेट आपकी तभी पता चलेगी जब आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है ईएमआरएस की वेबसाइट पे, जैसे जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उस प्रकार से, ठीक है। बाकी तब तक जितने भी आपकी क्यूरीज हैं या फिर जितने भी क्लासेस हैं, आपकी एक ही क्लासेस हो गई हॉस्टल वार्डन में। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस भी हम लोग साथ साथ में करते हुए चलेंगे, जिससे कि जब एकदम से एग्जाम आता है या फिर एकदम से नोटिफिकेशन आता है तो आपकी सारी चीजें तैयार हो, आपको बस रिवीजन करने का रह जाए। आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिससे जब भी आपका एग्जाम आता है, क्योंकि फिर आपको जैसे करंट अफेयर वाला पार्ट है, एजुकेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, वो क्लासेस भी हो रही है, वो लोग भी आप करते चले। और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आपका रिवीजन रह जाए और फिर आप केवल अपने प्रैक्टिस करें, जैसे पीवाईक्यू हो गए, ठीक है। और इसके अलावा एमसीक्यूज हो गए आपके एक्सपेक्टेड। तो मैं भी इसीलिए यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने का यही है कि जो आपका थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यूज भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। फिर जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपकी सारी जो चीजें हैं, आपके वीक पॉइंट है, उस पर अच्छे से काम करके, जैसे मान लो आज आपको पोक्सो एक्ट 2012 पढ़ाया जाएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लास आएगी। तो उसमें आज हम लोग थ्योरी करेंगे, ठीक है, थ्योरी का सारा पोर्शन करेंगे। इसके बाद आपके फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जब भी और भी आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाए, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास रहेगी आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए। बाकी आपको एक सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में फिर वही नोटिफिकेशन आता है, फिर जल्दी जल्दी हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें स्किप भी हो जाती हैं, ठीक है, फिर समझ में नहीं आता। तो अभी आप एक अपना पूरा बनाओ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कि उसमें देखो कि आपकी कौन से पोर्शन है जो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, या फिर जिनमें आपको डाउट रहता है, या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से आप अपनी सारी चीजें करो और प्रैक्टिस करते रहो। इसीलिए मैं पीवाईक्यू भी साथ साथ में करवाती चल रही हूँ, जैसे। और एजुकेशनल करंट अफेयर के जो भी टॉपिक मुझे मिलते हैं वो भी आपके हो रहे हैं। वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि अब एकदम इंटरनल की चीजें नहीं पता होती हैं। ऑफिशियल आपका आएगा, लेकिन हाँ, ट्वीट के माध्यम से आपकी बताई वैकेंसी आएंगी। और लगभग जैसे एक मीटिंग हुई थी, आपने अगर वीडियो देखा होगा, एक मंथन शिविर हुआ था नवंबर के मंथ में, या दिसंबर में हुआ था शायद। तो उसमें बोला गया था कि जो भी आपका वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस है, ठीक है, फिर डीवी का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने के बाद आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 से 3 महीने आप लेके चलो कि आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी आ सकता है, इसलिए मेन ऑफिशियल वेबसाइट मैं भी चेक करती रहती हूँ कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा। और आप लोग भी उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे पोक्सो एक्ट, ठीक। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ठीक है। तो जैसे कि आपकी सिलेबस में दिया गया है, तो 2012 का यहाँ पे हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। और ये मेन डेट पता होना चाहिए, लागू कब हुआ था, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो जो आपका साल था 2009 में, ठीक है। यहाँ पे महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो होता है, ठीक है, बाल कल्याण विभाग,
ने बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक विधेयक मसौदा तैयार किया था। किसने तैयार किया था? 2009 में इसका मसौदा एक तैयार किया गया था, ठीक है। जिसपे सुप्रीम कोर्ट और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोक्सो एक्ट तैयार किया गया था। उसके बाद आपका 14 नवंबर 2012 में ये लागू हो गया था, ठीक है। तो लागू होने की डेट आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे और चीजें देख लेते हैं। पोक्सो एक्ट जो है आपका कानून कौन से यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील सामग्री के इस्तेमाल से बचाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो चीज आपको पता होगी, पोक्सो एक्ट किस लिए बनाया गया। बच्चों के साथ जो गलत काम होते हैं, ठीक है, यौन उत्पीड़न हो गया, यौन शोषण हो गया, या फिर कोई अश्लील हरकत होती है, या फिर उनको किसी गंदी नजरिए से देखते हैं, गलत तरीके से टच करते हैं, तो इन सबको एक अपराध की श्रेणी में रखा गया। इन सब अपराधों को रोकने के लिए ही आपका ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। जिसमें एज कितनी, 18 साल तक एज रखी गई। मतलब 18 साल से जो कम है वो किस में आएंगे, बच्चे की श्रेणी में आएंगे। उसमें मेल भी आपके आ जाएंगे, इसके बाद फीमेल भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई पोक्सो एक्ट किस लिए बनाया गया, ठीक है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और इसके तहत ही, कानून के तहत विशेष न्यायालय जो स्पेशल कोर्ट होती हैं उनको भी स्थापित किया गया है, ठीक है। जिससे कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, ठीक है, तो तुरंत उस पे एक्शन लिया जाए। क्योंकि आपने देखा है कि कोर्ट केसेस वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई कि उतना टाइम ना लगे, जल्दी से उन पे एक्शन लिया जाए, ठीक है। और जल्दी उन सारी चीजों की जो भी समस्याएं हो रही है उनको निपटाया जा सके, ठीक है। इस अधिनियम में 6 अगस्त 2019 को संशोधन भी किया गया था। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। और यह 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ, ठीक है। तो यही जो आपका 2012 वाला है, इसमें संशोधन कब हुआ था? 6 अगस्त 2019 में संशोधन भी बाद में किया गया था। अब इसके की पॉइंट अगर बात करें, तो ये 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चाहे फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी जगह पे दिख गया जो मेल बच्चे हैं, मतलब अ, लड़के हैं छोटे 18 साल से कम, उनके साथ भी इस प्रकार से यौन उत्पीड़न, यौन शोषण की समस्याएं देखने को मिली है, ठीक है। इसके बाद है एक, पिछली बार ये जो आपका एग्जाम हुआ था ईएमआरएस में, ठीक है, वहां पे पूछा गया कि जो पोक्सो एक्ट है वो कैसा है, जेंडर न्यूट्रल एक्ट, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो ये भी आपका पॉइंट बनता है। यहाँ पे जितने पॉइंट बताए रहे, यहाँ से पिछली बार इससे क्वेश्चन आपका बना था 2023 में जो एग्जाम हुआ है हॉस्टल बोर्ड का, ठीक है। तो कैसा है, ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लिंग निरपेक्ष है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से, दोनों को सुरक्षा समान रूप से दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है और ईएमआरएस में ही आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, प्रोवाइड्स चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड ट्रायल, ठीक है। रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और सुनवाई के दौरान बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे से कुछ डरा धमका के पूछा जाएगा जिससे कि वो अपनी बात कह ना पाए, ठीक है। इसके बाद बच्चे की जो प्राइवेसी है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे के माता पिता हैं उनकी भी प्राइवेसी पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, मतलब चाइल्ड फ्रेंडली एक प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज्ड, सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है, विशेष रूप से गंभीर यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों में, ठीक है। मतलब जो आरोपी है उसको सबूत देने की जिम्मेदारी होती है। एक सेकेंड। फिर उसके बाद है बाल यौन शोषण की घटनाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, मतलब कि अगर किसी को भी पता चलता है कि कहीं पे बाल शोषण हुआ है या हो सकता है, ऐसी कोई संभावना देखने को मिलती है, तो तुरंत उसकी जो रिपोर्ट है वो करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि कंप्लेन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, शिकायत कहाँ और कैसे कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति बच्चे सहित को संदेह हो कि अपराध हो सकता है, मतलब किसी को अगर लगता है अपराध हो सकता है, ऐसी चीजें पता चल जाती है ना। जैसे आपने देखा है, जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल वगैरह जाती हैं, तो रास्ते में कोई कहीं अलग शॉप पे बैठा है या कहीं पे, तो डेली निकलना, डेली उनको घूरना या कुछ, तो बच्चे
की नजर में आ जाता है कि कौन इंसान है जो घूर रहा है या पीछा कर रहा है। तो ये ऐसे सब मामले, तो ऐसी कोई संभावना है या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, बच्चों की श्रेणी में जो आते हैं 18 साल से कम, ठीक है, ऐसी कोई संभावना है तो नीचे दिए गए जो भी है उनमें आप शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले तो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जो एसजीपीयू विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है। ये अलग से इसी के लिए बनाई गई है। ये सभी पुलिस स्टेशनों में गठित की गई है, मतलब जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें ये विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई गई। यहाँ पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं या फिर स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हेल्पलाइन नंबर, भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? एक तो आपका 1098 है। इसके बाद 100 नंबर तो सबको पता है, ये पुलिस हेल्पलाइन के लिए, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध की सूचना नहीं देता है या झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा पाया गया कि किसी को पता था लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं की, और या फिर किसी ने झूठी रिपोर्ट दी है, तो उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इसके बाद है स्टेप फॉर रिपोर्टिंग द अपराध, अपराध की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले लिखित रिपोर्ट दर्ज कराना, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट पढ़कर सुनाना, और इसके बाद पुलिस रजिस्टर में दर्ज करना, ठीक है। इसके बाद है रिपोर्ट को पुलिस यूनिट के रजिस्टर में आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाएगा। इसके बाद है चाइल्ड फ्रेंडली लैंग्वेज, बच्चों के लिए सरल भाषा का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यदि शिकायतकर्ता बच्चा है तो रिपोर्ट सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए ताकि बच्चा उसे समझ सके। मतलब अगर बच्चा कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी ही भाषा में यहाँ पे रिपोर्ट लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका यौन हमला हुआ है, यौन उत्पीड़न, भेदक यौन हमला, बाल साहित्य, बाल अश्लील साहित्य कोई पाया गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों के साथ गंदी हरकत या छेड़छाड़ हो गया, बच्चों को गलत हरकत के लिए कहना, मतलब बहुत से लोग अपने साथ बच्चों से गलत चीजें करवाते हैं, ठीक है। बच्चों को गंदी चीजें या फिल्में दिखाना, अश्लील रिकॉर्डिंग करना, बच्चों के शरीर को गलत इरादे से टच करना, ठीक है, या फिर टच करवाना, ये सारी चीजें। इसके बाद गलत भावना से ताका झांकी या पीछा करना, बच्चों के साथ गलत भावनाओं से की गई सभी हरकतें किसमें आती है? यौन अपराध श्रेणी में आती हैं, और इन सबके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है, ठीक है। यदि रिपोर्ट किसी ऐसी भाषा में दर्ज की गई है जिसे बच्चा समझ नहीं सकता है, तो उसे समझाने के लिए अनुवादक या दुभाषी की व्यवस्था की जाए। मतलब अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ऐसे व्यक्ति या अनुवादक की व्यवस्था की जाए इस जो बच्चे की भाषा को समझ सके, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे बच्चे की कुछ लोकल लैंग्वेज है, नहीं आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है, ठीक है। इसके बाद है सुरक्षा कानूनी प्रक्रिया, इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बच्चे के लिए तुरंत देखभाल और सुरक्षा करना। यदि पुलिस जांच के बाद यह पाया जाता है कि बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है तो ये बात लिखित रूप से दर्ज की जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई गंभीर समस्या है तो ये मतलब पॉइंट टू पॉइंट जिस प्रकार से बताई जा रही चीजें वो सारी उस प्रकार से ही रिपोर्ट में लिखी जाएगी। इसके बाद पुलिस 24 घंटे के भीतर बच्चे के लिए सुरक्षा व्यवस्था करेगी, जिसमें अ, रक्षा गृह प्रोटेक्शन हाउस में उनको भेजा जा सकता है या फिर आवश्यकता के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराना, ठीक है। मतलब 24 घंटे के अंदर इस सब चीजों पे कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद है बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को सूचना देना, ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए ये सब चीजें क्यों रखी गई हैं? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं, जैसे एनवीएस हो गया आपका, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, ठीक है। बहुत सारे आपने केस सुने होंगे या पढ़े होंगे या फिर न्यूज वगैरह पे देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखी गई हैं, इसलिए ये सारी चीजें रखी गई हैं हॉस्टल वार्डन को। इसलिए गर्ल्स हॉस्टल वार्डन में फीमेल वार्डन रहती है और बॉयज में मेल हॉस्टल वार्डन को रखा जाता है, ठीक है। तो वो लोग भी ये सारी प्रक्रिया अपनाएंगे, ये सारे स्टेप अपनाए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो कौन से बाल कल्याण समिति या फिर विशेष न्यायालय को सूचना देना? विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस बिना किसी देरी के मामले की जांच करेंगे। इसके बाद बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, विशेष जो कोर्ट होते हैं सत्र न्यायालय को सूचना दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके सूचना देने वाले व्यक्ति की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति अच्छे इरादे से इस प्रकार के अपराध की सूचना देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कानूनी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब अ, अच्छे इरादे से सूचना दी जाती है, झूठ नहीं बोला जाता है, ठीक है, तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि वो तो हेल्प करने के लिए आया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि धाराएं और प्रावधान दंड क्या क्या है, ठीक है। हम्म, तो एक तो यहाँ पे चीज आपको पता चली कि 2009 से यहाँ पे थोड़ा सा ये मामला ज्यादा एक्टिव हुआ, जिससे महिला कल्याण जो आयोग है, ठीक है, उसने सुप्रीम कोर्ट से जो भी मसौदा वगैरह तैयार किया, उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपका 2012 में ये एक्ट लागू हो गया, ठीक है। अब जैसे जो संशोधन हुआ था आपका 2019 में, ठीक है, वहां पे फिर 12 साल से कम के बच्चों के लिए भी चीजें रखी हैं, वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ ये चीज भी आई थी 12 साल से जो कम के हैं। यहाँ पे देख लेते हैं आप। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन धारा 4, तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट इफ यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर में कोई निजी अंग या वस्तु डालता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या रखा गया है? न्यूनतम 10 साल की सजा दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी दिया यदि पीड़ित 16 वर्ष से कम आयु का है तो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये सजा है इसके लिए, ये किस में आता है? सेक्शन 4 में, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 6 है आपका यहाँ पे, यदि कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये स्कूल से भी रिलेटेड थोड़ा हो गया तो इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे पुलिस अधिकारी है, शिक्षक है, मतलब टीचर के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे काम देखे गए हैं, ठीक है, या फिर अपराध देखे गए हैं जिनकी वजह से ही ये रेजिडेंशियल स्कूल में ये चीजें लागू हुई हैं, ठीक है। मतलब शिक्षक इन द सेंस शिक्षक हो गया, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ से भी कोई हो गया, या जो मैथ्स में काम करते हैं, या फिर और भी फोर्थ श्रेणी में जो कर्मचारी आते हैं, ठीक है, उन सब के द्वारा, उन सबके में किसी के भी द्वारा, ठीक है, अस्पताल कर्मचारी हो गए, अभिभावक हो गए, या फिर एक से अधिक व्यक्ति ये अपराध करते हुए हैं, ठीक है, तो वो ऐसा अपराध किसमें रखा जाएगा? सेक्शन 6 में। और इसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माना जो पीड़ित की चिकित्सा और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी अ, अपराध है उसकी गंभीरता को देखते हुए 20 साल से आजीवन कारावास या फिर अगर बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8, यहाँ पे है कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे के निजी अंगों को छूता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, तो न्यूनतम 3 वर्ष की सजा 5 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से यही चीज है, यदि कोई पुलिस अधिकारी, शिक्षक, अस्पताल कर्मचारी या फिर यहाँ पे उपयोग करके ये अपराध करता है, किसी हथियार या कोई चीज का उपयोग करके करता है, तो न्यूनतम वर्ष की सजा कितनी रखी गई है? 5 साल की, और 7 वर्ष तक इसको बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे पढ़ने से भी कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका सेक्शन 12 है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे के सामने यौन उद्देश्यों से कोई कार्य करता है, बच्चे को अपना शरीर दिखाने के लिए मजबूर करता है या फिर पोर्नोग्राफिक सामग्री दिखाता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 साल तक की सजा का और जुर्माना रखा गया है। सेक्शन 14 है आपका बच्चे को पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का दंड, मतलब बच्चे का वीडियो बनाना, ठीक है, या फिर फिल्म बनाना या फिर कोई डिजिटल सामग्री तैयार करना। अभी लेटेस्ट भी इस पे एक अपडेट आया है जिसका मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, तो वो लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी इसी वीडियो के नीचे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या रखा गया, मतलब बच्चे को इन सब चीजों के लिए यूज करना, जैसे अश्लील वीडियो हो गई या फिर फिल्म हो गए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर डिजिटल कोई सामग्री है, तो यहाँ पे न्यूनतम 5 वर्ष की सजा है, जुर्माना है, यदि अपराध दोहराया जाता है तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री संग्रहित करने का दंड, मतलब ऐसी सामग्री जो बच्चों की
पोर्नोग्राफी से संबंधित है, उनको स्टोर करके रखना किसके लिए? कॉमर्शियल यूज के लिए, मतलब उनको बेचने के लिए, ठीक है। तो वो किस में आएगा? सेक्शन 15 में आएगा। इसके लिए क्या है? 5,000 जुर्माना, मतलब पहली बार अपराध होता है, दोबारा होता है तो फिर 10,000। इसके बाद प्रचार के लिए संग्रहित करने पर 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है। इसके बाद व्यवसाय उपयोग के लिए 3 से 5 वर्ष की सजा। अगर फिर से मतलब एक बार ऐसा केस आपके खिलाफ हुआ, दोबारा ऐसा होता है तो फिर 7 वर्ष की सजा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 17 में क्या आता है? उकसाने का दंड। किसी अपराध को उकसाना है, उसमें सहायता करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? मुख्य अपराध के समान दंड। यहाँ पे जो मुख्य अपराध दिए गए उसके समान दंड दिया जाएगा। इसके सेक्शन जो 18 है आपका, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन 18 क्या बोलता है? अपराध करने के प्रयास का दंड। इस पोक्सो अधिनियम के तहत किसी अपराध का अगर प्रयास किया गया है, फिर उसमें सहायता की गई है, तो वास्तविक अपराध की सजा का आधा भाग जुर्माना और दोनों हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 21 जो सेक्शन है, अपराध की रिपोर्ट ना करने का दंड, ठीक है। तो इसके लिए भी सजा है। अगर जैसे इंक्वायरी के दौरान ऐसा पाया गया कि आपको चीजें पता थी लेकिन आपने नहीं रिपोर्ट करवाई, तो उसके लिए भी 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। फिर है सेक्शन 22 आपका, झूठी शिकायत दर्ज करने का दंड। यदि बच्चे द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है तो कोई दंड नहीं है। यदि कोई वयस्क झूठी शिकायत दर्ज करता है तो अधिकतम 6 महीने की सजा या जुर्माना। यदि किसी बच्चे के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की जाती है तो अधिकतम 1 वर्ष का सजा या जुर्माना यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका 23 नंबर का है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है? मीडिया में बच्चे की पहचान प्रकट करने का दंड, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के अंडर बच्चे की प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो बिना उचित प्रमाण पत्र मीडिया में किसी बच्चे की पहचान, नाम, फोटो, पता प्रकाशित करना, तो उसके लिए 6 से 1 वर्ष तक के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे आपका सेक्शन 23 हो गया। इस अधिनियम के अनुसार सभी अपराध गंभीर माने जाते हैं। ये अपराध गैर जमानती या फिर सगे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कोई भी अपराध अगर पाए तो ये सब गंभीर अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। इसका सेक्शन एक और है 23, मीडिया से जुड़ी प्रक्रिया है ये। इसमें इसमें क्या, मीडिया स्टूडियो या फोटोग्राफी संबंधित सुविधाओं पर अपराध रिपोर्टिंग के दौरान प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब जैसे कोई बच्चे के ऐसी रिपोर्ट आई है, या तो उसकी पेरेंट्स की कोई भी चीजें मीडिया में नहीं लाई जाएंगी, ठीक है। बच्चे की भी कोई चीजें मीडिया में नहीं लाई जाएंगी, तो ये किस में आ जाता है? सेक्शन 23 में आ जाता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो या फोटोग्राफी से जुड़ा है, उसे ये जानकारी मिलती है किसी वस्तु, तत्व या माध्यम के किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को सूचित करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर कहीं पे किसी को जानकारी मिलती है तो वो तुरंत शिकायत करेगा, ठीक है। बच्चे की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है। बच्चे के समग्र विकास और सम्मान के लिए कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, कोई भी रिपोर्ट या टिप्पणी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जो बच्चे की गोपनीयता का उल्लंघन करे, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। इसके बाद है मीडिया को बच्चे के नाम, फोटो, पारिवारिक जानकारी, पड़ोस से जुड़ी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए, ठीक है। केवल सक्षम न्यायालय आदेश के बाद ही इन विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 24 की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे बच्चे के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया किसमें आती है? आर्टिकल 24 में आती है, ठीक है। बच्चे का बयान उसके घर या किसी ऐसे स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए जहां वह सहज महसूस करे, और ये कार्य महिला अधिकारी, सब इंस्पेक्टर के नीचे नहीं, मतलब जो महिला अधिकारी है उसके उपस्थिति में किया जाना चाहिए, ठीक है। बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी को वर्दी में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक तो सेक्शन यहाँ पे कौन सा है? 24 है आपका, जो किससे रिलेटेड है? बच्चे के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया से, मतलब बयान उसका कैसे दर्ज किया जाएगा, इससे। इसके बाद जांच अधिकारी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा किसी भी परिस्थिति में आरोपी से संपर्क में ना आए। बच्चे को किसी भी स्थिति में रात भर पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है
पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पहचान सार्वजनिक रूप से मीडिया में उजागर ना हो, जब तक विशेष न्यायालय बच्चे के हित में अन्यथा निर्देश ना दे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 74 है। ये क्या है? अ, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा कौन सी? 74। वैसे आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25। ये किस इसमें आता है? मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग जब होती है तो वो किसमें आता है? सेक्शन 25 में। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा बच्चे के बोले गए शब्दों के अनुसार ही बयान दर्ज करेगा। मतलब जो बच्चा बोल रहा है उसी के हिसाब से बयान दर्ज किया जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 26 की बात करेंगे अगर हम लोग। बयान रिकॉर्ड करने के अतिरिक्त प्रावधान, इसके अलावा भी कौन कौन से प्रावधान है? मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बच्चे के बयान उसके माता पिता या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करेंगे। मतलब बच्चे को अकेले कोई भी बयान दर्ज करने का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा किया जाता है तो उसके लिए भी दंड के प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि आवश्यक तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अनुवादक या दुभाषी की सहायता ले सकते हैं। मतलब अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे अ, जो अनुवादक है उनकी भी सहायता ली जा सकती है। यदि बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता है तो विशेष शिक्षक या बच्चे की संचार शैली से परिचित व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बना था, जो ईएमआरएस का 2023 का एग्जाम हुआ था, कि विशेष शिक्षक जो पोक्सो एक्ट में बोला गया है वो किससे रिलेटेड है? तो वो किससे रिलेटेड है? जो बच्चे की मानसिक और शारीरिक अक्षमता को देखते हुए उस प्रकार से उनसे बात कर पाए जिससे कि वो उनके साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो इस पे मैंने ये क्वेश्चन करवाए भी हैं। आप अगर इसी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पेपर पड़ा हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जहाँ संभव हो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि बच्चे का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, अगर संभव है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन 27। ये किससे रिलेटेड है? बच्चे की चिकित्सा जांच के द्वारा यदि प्राथमिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई तब भी बच्चे को चिकित्सा जांच की, मतलब चिकित्सा की जांच की जाएगी। ठीक है, तो चिकित्सा की जांच किसमें आएगी? सेक्शन 27 में। यदि पीड़ित एक बालिका है तो चिकित्सा जांच महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। बच्चे की चिकित्सा जांच माता पिता अभिभावक की उपस्थिति में की जाएगी। यदि भी उपस्थित नहीं है तो जो कोई विश्वसनीय व्यक्ति है उसकी उपस्थिति में की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में सारे प्रावधान रखे गए हैं जिससे कि बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं उनको रोका जा सके। यदि किसी कारणवश माता पिता या कोई विश्वसनीय व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो चिकित्सा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किसी महिला की उपस्थिति में जांच की जाएगी। तो यहाँ पे हर चीज का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके बाद सेक्शन जो 28 है वो किससे रिलेटेड है? विशेष न्यायालयों की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो त्वरित न्याय के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय सत्र की नियुक्ति करेगी। ठीक है, ये विशेष न्यायालय बनाए गए इसी के लिए। यदि कोई व्यक्ति सत्र न्यायालय के प्राविधान के दौरान पोक्सो अधिनियम 2005 या किसी अन्य लागू नियमित तहत अपराध करने का प्रयास करता है तो उसे न्यायालय की इस धारा के तहत विशेष न्यायालय माना जाएगा। ठीक है, if any person attempt to commit an offense under POCSO Act during the provision of Sessional Code, the Protection of Child Act 2005, or any applicable rule at time when such a court shall be considered special under this, मतलब कहीं पे अगर ऐसा नहीं है तो उसके हिसाब से 2005 के अंदर जो बताया गया है उसको विशेष अदालत माना जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब अगर कहीं स्पेशल रूप से विशेष अदालत नहीं खुली हुई है तो जो इस अधिनियम के तहत में आता है, जो न्यायालय आती है उनको ही क्या माना जाएगा? विशेष न्यायालय माना जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय को किसी भी कृत आचरण या तरीके से ऑनलाइन शोषण से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो विशेष न्यायालयों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इसके बाद है 29। सेक्शन 29 की अगर बात करें तो ये किसमें आता है? कुछ अपराधों की अनुमानित मानता
यहाँ पे कुछ दी गई है, जैसे कुछ अपराधों का अनुमान। यदि किसी व्यक्ति पर किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करने का, किसी अन्य को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप है, तो विशेष न्यायालय यह मानेगा कि उसने अपराध किया है, जब तक कि यह साबित न किया जा सके चाहे कि वह निर्दोष है। ठीक है, मतलब अनुमान के आधार पे इस पे कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद सेक्शन 30 है, ये किसमें आता है? दोष सिद्ध मानसिक स्थिति की अनुमानित मानता। विशेष न्यायालय यह मानेगा कि अपराधी को अपराध की जानकारी थी, उसकी मंशा और उद्देश्य अपराध करने के थे, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसकी मानसिक स्थिति अलग थी। तो ये अलग अलग है। इसका 32 है, विशेष लोक अभियोजन से रिलेटेड है। राज्य सरकार के मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, कोई विशेष लोक अभियोजन के रूप में तभी योग्य होगा जब उसने कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया हो। ठीक है, तो जो विशेष स्टेट गवर्नमेंट में विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति होगी, जिसको 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे मेन मेन जो आर्टिकल है वो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे जो जेंडर न्यूट्रल वाला क्वेश्चन था वो, इसके बाद विशेष अदालतें होती हैं। ठीक है, विशेष अदालतें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सजा किसमें कितनी दी गई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है कुछ यहाँ पे फ्री कानूनी सहायता भी, मतलब जो बच्चे हैं उनको फ्री कानूनी सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, सेक्शन 35 में आता है। साक्ष्य की रिकॉर्डिंग किस में आएगा? सेक्शन 35 में। ठीक है, इसके बाद है आपका धारा 36 की अगर बात करें, बच्चे की गवाही के दौरान आरोपी के देखने से बचाया जाए, ये किस में आता है? 36 में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है कि मुकदमों की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी, ये किस में आएगा? 37 में। तो हर चीज की एक धारा दी गई, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध के मामलों में आता है। इसके बाद है अधिनियम की कार्यान्वयन की निगरानी। तो ये निगरानी कौन करता है? ये भी एक्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो आपका एनसीपीसीआर होता है, एनसीपीसीआर, इसके बाद एससीपीसीआर। ठीक है, तो इस नियम के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर और स्टेट जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है का गठन किया गया है। किसके लिए? मतलब ये जितने भी आपके चाइल्ड एक्ट है या चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? एनसीपीसीआर के अंडर में आते हैं। ठीक है, और एससीपीसीआर भी किसके? एनसीपीसीआर के अंडर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एनसीपीसीआर कब, यहाँ पे मार्च 2007 में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर को मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण 2005 के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अगर कह सकते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी कौन सी संस्था है जो इस पे काम करती है, तो एनसीपीसीआर आएगा आपका। ठीक है, इसके बारे में भी अलग से भी पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीजें दी गई हैं जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एससीपीसीआर, और एससीपीसीआर जो है इस ये किसकी किसकी निगरानी करते हैं? जैसे किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, बाल यौन अपराध संरक्षण 2012 जो आपका ये पॉक्सो हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, ये भी एनसीपीसीआर के अंडर में आता है। ये मेनली बच्चों के लिए ही काम करता है। इसके बाद पोक्सो सेल भी है, जो 2012 की धारा उसमें आती है 44 में कार्यान्वयन की निगरानी, ये किसमें आती है? धारा 44 में। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे बच्चे को कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार। ठीक है, तो कानूनी सहायता ये बच्चों को कैसे फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद है सेक्शन अगर 39 की यहाँ पे बात करें, विशेषज्ञों की सहायता के लिए बच्चे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो किस में दिए गए? धारा 39 में। जैसे कि गैर सरकारी संगठन है, विशेषज्ञ और पेशेवर वे व्यक्ति जो मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विकास का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, मतलब कोई इनसे जुड़ी संस्था खोलने हैं, या फिर जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता ली जा सकती है। कोई एनजीओ वगैरह चलते हैं बाल जो बच्चों के संरक्षण के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो उनके लिए भी दिशा निर्देश किस जो है वो किस में आते हैं?
धारा 39 में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बच्चे को कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार किसमें रखा गया है? 40 में रखा गया है। परिवार अभिभावक बच्चा अपनी पसंद के कानूनी वकील से परामर्श कर सकता है, ठीक है, मतलब जो उनको सही लगे उनसे परामर्श कर सकता है। इसके बाद है वे कानूनी शुल्क देने में असमर्थ है तो उन्हें निशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब वैसे भी इसको फ्री कर दिया गया है, ये कैसे है, फ्री सहायता दी जाएगी। इसके बाद है धारा 43 की अगर बात करें, अधिनियम के बारे में जन जागरूकता मतलब अवेयरनेस फैलाना, ये किस में आती है, 43 में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों को आम जनता, बच्चों, उनके माता पिता, अभिभावकों तक पहुंचाया जाए, उन्हें टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा सके, जिससे कि मतलब जैसे उन्हें बताया सके कि कोई ऐसी चीज होती है स्कूल में या फिर वो रास्ते में आ जा रहे हैं, ऐसे कोई अपराध उनको लगता है, तो कहाँ कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने माता बच्चे अपने माता पिता से कह ही सकते हैं, माता पिता, और जहाँ पे भी रिपोर्ट करना है, एफआईआर करना है, ये सारी चीजें मतलब अवेयरनेस इसीलिए फैलाई जाती है कि जो अपराध है वो कम किया जा सके, ठीक है। और इसमें मतलब सबको ही लगना पड़ेगा, तब ये जाके सारी चीजें सही हो पाएंगी। इसके केंद्र राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी समय समय पर इस नियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करें, ठीक है। तो जितने भी केंद्र और राज्य के संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, भी इनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है इन सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी क्लास थी, मेन पॉइंट पॉइंट ही आपको बताए गए हैं, ठीक है। पोक्सो एक्ट के द्वारा मेन ये कब लागू हुआ था, और यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल, यहाँ पे सारे सेक्शन इसलिए आपको बता दिए गए हैं कि कौन कौन से, बाकी जो ये ऊपर चार्ट बना है, ठीक है, ये सजा का प्रावधान वगैरह, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। बाकी ये सारे मैं आपको बता चुकी, सेक्शन 3 और ये सब किस में आते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे सारी चीजें और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत डिटेल में मेन आपको सेक्शन पता होना चाहिए, दंड में कैसा क्या प्रावधान है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और जुर्माना वगैरह जैसे कितने कितने रुपए हैं, ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछा जा सकता है, आपसे मेनली चीज पूछी जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एक आपका स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो इस प्रकार से। और फिर इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, वहाँ पे एमसीक्यूज हम लोग करेंगे इन सब से रिलेटेड, तो वहाँ पे और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी आपकी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी थोड़े मैंने पॉइंट ज्यादा ही कर दिए हैं। बाकी जो ये चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और क्लासेस कैसी लग रही हैं फिर, या फिर और कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो जरूर बताइएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे करेंगे कि थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसी का एमसीक्यूज करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे कोई भी टॉपिक, फिर उसका एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको तुरंत तुरंत एमसीक्यूज के माध्यम से भी प्रैक्टिस हो जाए, फिर जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद केवल हम लोग एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एक्ट से रिलेटेड जो भी है उनको आपके सामने लाया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन का वेट मत करो, क्योंकि देखो आपको ट्वीट करके बता दिया गया कि वैकेंसी आएंगी, तो ये आपके लिए अच्छा चांस है, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको कितना टाइम मिलेगा, कितना आप पढ़ पाएंगे, बाकी आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीट आपको लेनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप पे निर्भर करती हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। बाकी मैं आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं, और बाकी जो मेरी तरफ से हेल्प हो रही है वो मैं करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है क्या क्या है। तो इसी प्रकार क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, नोटिफिकेशन ऑल पे जाके क्लिक करिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, और जनरली ये सब क्लासें आपकी शाम को 8 बजे ही होगी, ठीक है। धन्यवाद।